नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटोमेशन कंसेप्ट में। आज हम देखने वाले हैं प्रोग्रामेबल पीएलसी कंट्रोलर, उसका पूरा इंट्रोडक्शन और हार्डवेयर। ठीक है, तो पीएलसी आखिर होता क्या है ये आज हम देखने वाले हैं, फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। ओके, फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। तो बेसिकली एक कंट्रोलर है। ठीक है, ये क्या है? एक कंट्रोलर है। जैसे कि आप पीएलसी है, डीसीएस है और पीसी बेस्ड कंट्रोल है। तो पहले इन लोगों को समझ लेते हैं। पीएलसी मतलब क्या? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, वो कंट्रोलर। ठीक है। डीसीएस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, डीसीएस की भी एक्चुअली डीसीएस मीन्स डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। देन इट कन्वर्ट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम, डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। सो जो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है उसी को डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहा जाएगा। एक्चुअल में आजकल मार्केट में डीसीएस यूज़ किया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम ही बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका पीसी बेस्ड कंट्रोल, मतलब जहाँ पर आपका हार्डवेयर सेपरेटली कंट्रोलर नहीं होगा, आपका पीसी एक्ट करेगा एज अ कंट्रोलर, तो उसको आप कह सकते हैं पीसी बेस्ड कंट्रोलर। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के कंट्रोलर्स होते हैं। तो आज हम ब्रॉडली देखेंगे पीएलसी। तो पीएलसी इंट्रोड्यूस होने से पहले उसकी कहीं तो ज़रूरत पड़ी होगी, तभी तो इंट्रोड्यूस हुआ होगा ना। बिकॉज नीड इज अ मदर ऑफ रिसर्च। ओके, द नीड इज अ मदर ऑफ रिसर्च। तो पीएलसी की नीड क्या थी? तो सबसे पहले नीड क्या थी कि जो पहले पुराने टाइम में भी तो मशीनरी काम करती थी, तो उस टाइम में जो कंट्रोल लॉजिक होता था वो किसके बेस पर होता था? बाय यूजिंग रिलेज। ओके, तो उस टाइम में क्या होता था कि आप मल्टीपल रिलेज यूज़ कर रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ रिलेज यूज़ कर रहे हो फॉर द सिक्वेंशियल लॉजिक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप थाउजेंड्स ऑफ रिलेज यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक तो आपका कम्युनिकेशन एरर भी हो सकता है। ठीक है ना, जो आप कमांड दे रहे हो, अगर बीच में कहीं एक आधा रिले अगर ख़राब हो गया तो पूरे की पूरी सीक्वेंस आपकी ख़राब हो सकती थी। ठीक है, और उसकी जो सिमेटिक थी, जो डायग्राम थी, उसकी जो डायग्राम थी वो डायग्राम भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी, समझने के लिए भी और यूज़ करने के लिए भी। और दूसरा और क्या डिसएडवांटेज था उसका कि उसकी वायरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब उस टाइम में जो डायग्राम यूज़ की जाती थी उसी को लैडर कहते हैं, और जो आज प्रोग्रामिंग में आप यूज़ कर रहे हो पीएलसी में उसको भी लैडर ही कहते हैं। लेकिन वो जब इंट्रोड्यूस हुआ था पीएलसी, उस टाइम में कन्फ्यूजन ना हो, जो पुरानी सिस्टम यूज़ कर रहे लोग और जो नई अपग्रेडेड पीएलसी आया है, इसमें इसके दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए जो नई डेवलपमेंट हुई पीएलसी में तो उसके लिए भी लैंग्वेज सेम ही रखी, लैडर लैंग्वेज, जो कि बहुत हद तक सिमिलर थी पुरानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, और जो लैडर थी उसमें आप ऑल द स्विचेस, सेंसर्स, वॉल्स, सब रिलेज उस पे ऊपर दिखा सकते थे। ठीक है, लेकिन बेसिकली पीएलसी जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है आपकी सिक्वेंशियल लॉजिक कंट्रोल के लिए। किसके लिए? सिक्वेंशियल लॉजिक कंट्रोल के लिए। अगर आपको ये प्रोसेस की थ्योरी पता नहीं है, एक्चुअली प्रोसेस कौन कौन सी होती है, तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल में बताया गया है कि कौन से टाइप की प्रोसेसेस यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम क्या था कि कमीशनिंग के लिए टाइम ज़्यादा था। ठीक है, और डिपेंडेंस ऑन मैकेनिकल रिलायंसेस, मतलब अगर रिले डिपेंड किसके ऊपर होना पड़ता था? रिले के ऊपर होना पड़ता था, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था कि अगर वो कहीं पर ब्रेक हो जाए तो आपकी पूरी की पूरी सिस्टम ख़राब हो सकती है। ठीक है, और अगर आपको लॉजिक बीच में ही चेंज करना है तो आपके पूरी के पूरे हार्डवेयर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल होता है क्या? नहीं। अगर आप बड़ी सिस्टम पे ऊपर काम कर रहे हो तो बार बार अगर आपका लॉजिक चेंज हो रहा है तो आपको अगेन से क्या करना पड़ेगा? उस वायरिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन भी रुक जा सकता है। आपका जो प्रोडक्शन चल रहा है अभी, उस प्रोडक्शन को भी आपको रोकना पड़ता था। इसकी बहुत अच्छी एक स्टोरी है पीएलसी की। तो पीएलसी की हिस्ट्री क्या है वो हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो पीएलसी की हिस्ट्री के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम में सबसे बड़ी कंपनी जो थी वो थी जनरल मोटर्स कंपनी। ठीक है, 130 देशों का
जितना जीडीपी होता है उस टाइम में उतना उस कंपनी का टर्नओवर था। ठीक है, वो बहुत बड़ी कंपनी थी और उसका एक डिवीज़न था हाइड्रोन्यूमेटिक डिवीज़न। तो वहाँ पर उनको एक ज़रूरत थी अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एक डिवाइस की। ठीक है, अब हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम था, मतलब वहाँ पर जो काम कर रहे थे, वहाँ पर जो उनका मशीनरी काम कर रही थी, वो सब काम कर रही थी किसके ऊपर? न्यूमेटिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, और उनको वो कंट्रोल करना था न्यूमेटिक प्रेशर। और उनकी और एक ज़रूरत क्या थी, अगर हमारा प्लांट आगे बढ़ के बड़ा भी हुआ तो वो क्या करे कि हम उसको आसानी से प्रोग्राम कर सके नए प्रोजेक्ट के हिसाब से, नए डिवीजन के हिसाब से। और उसी टाइम हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन चलते ही रहना चाहिए। क्योंकि उनके लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्या था कि उनकी कंपनी कंटिन्यूसली काम करती रहनी चाहिए। अगर उनको इन्हांस करना है, सिस्टम को अगर अपडेट करना है, तो उनको पुराना प्रोडक्शन बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। ये उसका बेसिक रीज़न था। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या बताया, उसका गोल क्या था उसका? एलिमिनेट हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद इनफ्लेक्सिबल रिले एंड कंट्रोल सिस्टम। मतलब जो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है रिले के हिसाब से उसे कम करना है, और जो वायरिंग कॉस्ट बढ़ रही है उसको कम करना है। तो उस टाइम में उन लोगों ने डिफाइन किए थे कुछ स्पेसिफिकेशंस कि पीएलसी किस तरह से होना चाहिए, मतलब जो नया डिवाइस है वो किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होना चाहिए, मतलब वो पीसी बेस नहीं होना चाहिए। देन वो कंप्यूटर के साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो कंप्यूटर के साथ क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद उसकी क्या है, वो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना चाहिए, विथ स्टैंड विथ द इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। वो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आपकी हीट होगी, डस्ट होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है ना, तो एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं कि अगर वाइब्रेशन हो रही है कोई मशीन तो उसके ऊपर भी वो चलना चाहिए, अगर मशीन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी चलना चाहिए, अगर कहीं डस्ट है तो उसके ऊपर भी वो चलना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको प्रोग्राम में कुछ चेंज करना है, अगर आपकी सीक्वेंस में कुछ चेंज करना है, तो आप उसको रिप्रोग्राम कर सकते हो, उसमें भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए। और सबसे लास्ट वाला और इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे टेक्नीशियंस वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, या जो भी इलेक्ट्रिशियंस उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको वो कोडिंग करना, वो रिप्रोग्राम करना आसान होना चाहिए। इसीलिए लैडर लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। ठीक है, आप समझ में आपको लैडर लैंग्वेज क्यों यूज़ की गई? क्योंकि उस टाइम में उसने बताया था कि जो हमारे टेक्नीशियंस हो रहे, ये इलेक्ट्रिशियंस है, उनको आसानी रहे रिप्रोग्राम करने में, तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही रखी, उसको कहा जाता है लैडर लैंग्वेज, जो पुराने टाइम में आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम थी। ठीक है, अब एडवांटेज क्या क्या है पीएलसी के ओवर द रिले? एडवांटेज क्या क्या है उसके? तो सबसे पहला एडवांटेज है उसका, अब रिले में आपको हार्ड वायरिंग यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द वायरिंग आपकी रिले बेस पे हो जाती है। लेकिन पीएलसी में आपको वायरिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ठीक है, अगर आपको कुछ लॉजिक चेंज करना है तो आपको चेंज करने में डिफिकल्टी हो सकती है इन रिले में, लेकिन पीएलसी में आप लॉजिकली चेंज कर रहे हो तो आपको उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पावर कंजप्शन से हिसाब से देखा जाए, अगर आपका थाउजेंड्स ऑफ रिले यूज़ कर रहे हो तो हर रिले के लिए पावर कंजप्शन होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा पावर लगती है, ये भी एक पॉइंट है उसका। ठीक है, और मेंटेनेंस, बार बार आपको जाके चेक करना है, बार बार उसको मेंटेन रखना है, सिस्टम का फ्लो आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, तो आपको बार बार उस सिस्टम को चेकआउट करना पड़ेगा अगर आप रिले बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप पीएलसी यूज़ कर रहे हो तो आपको बस पीएलसी स्टेशन को ही देखना है, अगर वो फॉल्ट में जा रहा है तो बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेंटेनेंस के हिसाब से। ठीक है, और जब आप अगर आप प्लांट को एक्सपांड कर रहे हो, देखो हर कंपनी का अपना खुद का एक ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, कंपनी ग्रो करते रहते, कुछ कंपनियां हर साल 25%, 10%, 30%, 40%, कभी कभी 100% तक भी ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पर आपको आपका प्लांट भी क्या करना पड़ता है, इनहांस करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो जो नई कंट्रोल सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसमें एक्सपांड करने में दिक्कत ना हो, एक्सपांड भी कर सको और आपका प्रोडक्शन भी ना बंद हो, ये उनका मेन उद्देश्य था। ठीक है ना, ओवर द रिले, सॉरी। नाउ द पीएलसी के टाइप्स, अब पीएलसी के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले है कॉम्पैक्ट, देन मॉड्यूलर, एंड देन है कॉम्पैक्ट एक्सपांडेबल पीएलसीज। देखिए
पीएलसी कॉम्पैक्ट मतलब क्या कि अगर कोई पीएलसी है उसमें इनबिल्ट इनपुट आउटपुट्स डिफाइन किए गए हैं, मतलब आपको सेपरेट मॉड्यूल इनपुट आउटपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर ही आपको कुछ इनपुट आउटपुट दिए गए होंगे कंपनी के हिसाब से, ठीक है। अगर आप एलएमरेडी सिस्टम यूज़ कर रहे हो माइक्रोलॉजिक्स की, अगर आप पीएलसी की सिस्टम यूज़ कर रहे हो 1200 पीएलसी 1500 पीएलसी कॉम्पैक्ट में, तो उसमें आपको कुछ इनबिल्ट इनपुट आउटपुट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एडिशनली उसमें कुछ एक्सपांड करना है, उसके इनपुट आउटपुट एक्सपांड भी करना है, तो उसकी भी अलग कैटेगरी है, कौन सी, कॉम्पैक्ट एक्सपांडेबल, मतलब उसको आप एक्सपांड भी कर सकते हो। कॉम्पैक्ट तो है, उसमें इनबिल्ट इनपुट आउटपुट तो होंगे ही, लेकिन आप उसको एक्सपांड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मॉड्यूलर पीएलसी है उसके ऊपर आपको इनबिल्ट इनपुट आउटपुट्स नहीं मिलेंगे, उसको आपको बस मिलेगा उसका सीपीयू, ठीक है। उसका क्या मिलेगा आपको, सीपीयू। अगर आपको इनपुट आउटपुट्स यूज़ करने हैं, डीआई डीओ एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट अगर आपको यूज़ करना है, तो आपको उसको अलग से कार्ड्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि एलएमरेड लेगा SLC 500 है, SLC 500 में उसका पीएलसी अलग होता है, और अगर आपको इनपुट आउटपुट्स यूज़ करना है तो आपको अलग से परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो डिपेंड्स ऑन पीएलसी, आपको कौन सा पीएलसी आपके लिए सुटेबल है। अगर आपको लगता है कि आपके इनपुट आउटपुट्स लिमिटेड है, तो आपको सेपरेटली लेने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉम्पैक्ट वाला कोई भी आप ले सकते हो। अगर फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अभी तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बाद में चल के एक्सपांड भी करना है, तो आप कॉम्पैक्ट एक्सपांडेबल भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट की मेरी सिस्टम बहुत बड़ी है, ठीक है, तो अगर बड़ी सिस्टम है तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मॉड्यूलर सिस्टम यूज़ करेगा, जो कि कॉम्पैक्ट जो सिस्टम है उसके वो कुछ लिमिटेशंस होते हैं इनपुट आउटपुट्स के लिए, ठीक है, उसकी लिमिटेड रेंज रहती है। तो इसलिए अगर बड़ी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए, मॉड्यूलर पीएलसी यूज़ करना चाहिए। और अगर आपकी सिस्टम छोटी सिस्टम है, ज़्यादा एक्सपांडेबल नहीं है, ज़्यादा इनपुट आउटपुट्स नहीं है, तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन बेसिक पीएलसी देखते हैं, बेसिक पीएलसी में आखिर होता क्या है। तो बेसिक पीएलसी में कुछ इनपुट मॉड्यूल्स होंगे, कुछ आउटपुट मॉड्यूल्स होंगे, उसके लिए रिक्वायर्ड पावर सप्लाई होगा। जो पीएलसी है उसमें एक सीपीयू होगा, उस सीपीयू के अंदर कुछ मेमोरी होगी, ठीक है। उसको डिवाइड किया जाए तो एक प्रोग्राम मेमोरी होगी, एक डिवाइस मेमोरी डाटा मेमोरी होगी, ठीक है। और उसको प्रोग्राम करने के लिए आपका एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होगा, चाहे वो हैंडवेल होगा या फिर आपका पीसी भी आप यूज़ कर सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। उस पीएलसी का आपको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। जो इनपुट मॉड्यूल्स होंगे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनपुट मॉड्यूल, उसको ऊपर आप इनपुट सेंसर से कनेक्ट कर सकते हो। और जो आपका आउटपुट मॉडल है उसके ऊपर आपके आउटपुट इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे लैंप होगा या कोई रिले होगा, ठीक है। तो आप उसको आउटपुट मॉडल पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर इनपुट होगा तो आप क्या करेंगे, सेंसर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह से उसका एक बेसिक सिमेटिक है फॉर द पीएलसी। अब बस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस सिस्टम क्या होती है कि ये ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ठीक है। जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डाटा आपको मिलने वाला है वो डायरेक्टली जाना किसको चाहिए, सीपीयू को, तभी जाके वो क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। अगर आपका डाटा है, अगर आपका इनपुट से आपको कुछ डाटा मिल रहा है और उसी डाटा को आपको आउटपुट के ऊपर राइट करना है, तो आपको क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल चाहिए, ठीक है ना। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स आपके फील्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे, जो भी आपके फील्ड डिवाइस है। अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना है तो आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ से वो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको समझ में आएगा कि आपके फील्ड डिवाइसेस क्या क्या है, उसकी टाइप से, उसके कौन कौन से टाइप से वो आप उसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका इनपुट मॉड्यूल है, वो इनपुट मॉड्यूल आप कहाँ पर कनेक्ट कर, इनपुट मॉड्यूल किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, फील्ड डिवाइस फॉर द सेंसर्स, बराबर ना। जो सेंसर्स है वो आपके इनपुट मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होंगे, और उसका जो डाटा होगा थ्रू बस सिस्टम, वो क्या करेगा, आपकी सीपीयू की तरफ जा रहा है, वो कहाँ जाएगा, आपकी सीपीयू को जाएगा। अब वो जो डाटा जा रहा है थ्रू द बस सिस्टम, वो किस में, उसमें क्या क्या होगा, एक तो एड्रेस बस होगी, डाटा बस होगी और कंट्रोल बस होगी। तो उसमें 3 कैटेगरी है, 3 टाइप के डाटा बस सिस्टम आपकी होती है, और वो साइमल्टेनियसली यूज़ होती है। जो एड्रेस है वो क्या, एड्रेस क्या डिफाइन करेगा, उसका लोकेशन, कि वो कौन से लोकेशन को कनेक्ट है, इनपुट मॉड्यूल में वो कौन से लोकेशन को कनेक्ट है वो कौन बताएगा, एड्रेस बस बताएगा। और जो डाटा है वो डाटा कौन कैरी करेगा, डाटा बस कैरी करेगा, ठीक है।
और जो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पीसी एंड पीएलसी, इसको सिंक्रोनाइज कौन कर रहा है? कंट्रोल बस, बराबर ना। जो आपकी कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रॉम दी पीएलसी टू योर पीसी, जो कम्युनिकेशन होगा उसको सिंक्रोनाइज करने का काम कौन करेगा? कंट्रोल बस करेगा। सेम उसी तरह से जो भी सिंक्रोनाइजेशन होगा इन बिटवीन इनपुट मॉड्यूल एंड सीपीयू, उसका भी काम कौन करेगा? कंट्रोल बस ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट काम रखती है। अब पीएलसी की ऑपरेटिंग साइकिल देखते हैं हम लोग। तो ऑपरेटिंग साइकिल में इनिशियली जब आप पीएलसी को स्टार्ट करते हो, मतलब उसको आप जब पावर सप्लाई देते हो, तब वो क्या करेगा? पीएलसी सेल्फ चेक करेगा मतलब हाउस कीपिंग करेगा। यहाँ पर जो आपको ब्लॉक में दिखाई दे रहा है वो क्या है? हाउस कीपिंग। मतलब क्या करेगा? वो इनिशियली खुद को चेक करेगा। देन उसके बाद जब आप उसको रन मोड में शिफ्ट करोगे, जब आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, मतलब रन मोड में डाल रहे हो, स्टार्ट का मतलब रन मोड में जब उसको डाल रहे हो, तब वो क्या करेगा? जो भी इनपुट के स्टेटस होंगे उसको क्या करेगा? रीड करेगा। और जो भी आपने प्रोग्राम बना के उसमें डाउनलोड किया है, उसके बाद जो प्रोग्राम आपने उसमें डाउनलोड किया है उस प्रोग्राम को क्या करेगा? स्कैन करेगा। प्रोग्राम को स्कैन करेगा और प्रोग्राम के हिसाब से और इनपुट के स्टेटस के हिसाब से वो क्या करेगा? आउटपुट को जनरेट करेगा। और वो जनरेटेड आउटपुट आपका कहाँ पर जाएगा? आउटपुट मॉड्यूल को जाएगा। तो ये पीएलसी की एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है, उसको स्कैन साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग करने के लिए, ये ऑपरेटिंग साइकिल को एग्जीक्यूट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को कहा जाता है स्कैन टाइम। उसी को क्या जाएगा? स्कैन टाइम। क्लियर है? तो स्कैन टाइम किसको कहेंगे आप? जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है उसको लगने वाला जो टाइम है उसको आप क्या कहोगे? स्कैन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वायरिंग है, सिंक एंड सोर्स। अब ये टॉपिक बहुत लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत भरा लगता है, लेकिन मैं आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली सिंक और सोर्स होता क्या है ये पहले समझ लो। तो सिंक और सोर्स ये डिफाइन किसके ऊपर करेगा कि आप कौन से टाइप का सेंसर यूज़ कर रहे हो। अगर आप एनपीएन टाइप का यूज़ करो या फिर आप पीएनपी टाइप का सेंसर यूज़ करो। देखो, सेंसर के दो टाइप्स होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ठीक है, अब जो एनपीएन होगा वो आउटपुट में आपको क्या देगा? प्लस वोल्टेज देगा। क्या देगा? प्लस वोल्टेज। और जो आपका एनपीएन है वो आपको आउटपुट में क्या देगा? माइनस वोल्टेज देगा या फिर 0 वोल्ट देगा। ठीक है, तो जो सिंक है वो क्या कर रहा है? सपोर्ट पार्ट टू द सप्लाई कॉमन। मतलब क्या करेगा कि जो सिंक है उसका सप्लाई पाथ क्या होगा? कॉमन के थ्रू होगा। और जो सोर्स होगा उसका सप्लाई का पाथ क्या होगा? कॉमन सोर्स होगा। मतलब कॉमन में आप क्या कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर क्या डिफाइन करना है आपको? कॉमन में क्या कनेक्ट करो। अगर आपका इनपुट अगर आपको 24 वोल्ट दे रहा है तो आप कॉमन में क्या कनेक्ट करोगे? माइनस, बराबर ना। या फिर 0 वोल्ट कनेक्ट करोगे। क्या कनेक्ट करोगे? 0 वोल्ट कनेक्ट करोगे या फिर माइनस वोल्ट कनेक्ट करोगे। वैसे ही अगर आपका सेंसर आपको क्या दे रहा है? माइनस वोल्ट दे रहा है या फिर 0 वोल्ट दे रहा है, तो आप कॉमन में क्या कनेक्ट करोगे? पॉजिटिव वोल्टेज या फिर 24 वोल्टेज कनेक्ट करोगे। यही है सिंपली सिंक और सोर्स। तो अगर आप समझते हैं इनपुट डिवाइस के लिए किस तरह से काम होगा। अगर आप सिंक यूज़ कर रहे हो तो सिंक में देखिए आपके सामने एग्जांपल है कि एक इनपुट डिवाइस है जो कनेक्ट है कहाँ पर? जो इनपुट डिवाइस है वो कनेक्ट है किसको? पॉजिटिव वोल्टेज को। और वो कहाँ पर जा रहा है? कॉमन में, जहाँ पर कॉमन में माइनस वोल्टेज कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और इसका जो पाथ है वो पाथ कहाँ से हो रहा है? होके जा रहा है थ्रू कॉमन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, आउटपुट में भी सेम। अगर आउटपुट है, ठीक है, तो आउटपुट जो आपको जनरेटेड आउटपुट मिल रहा है वो कौन सा होना चाहिए आपका? क्योंकि जनरेटेड लोड को आप क्या दे रहे हो? पॉजिटिव दे रहे हो। जो आउटपुट आप कनेक्ट कर रहे हो उसको आप पॉजिटिव सोर्स दे के रखा है अपने कॉमन में, इसके कॉमन में। और जो पीएलसी से आउटपुट आपको मिल रहा है वो क्या होगा? आपका नेगेटिव आउटपुट होगा। तो जो आपको कहाँ पर जाएगा? आपके लोड के नेगेटिव टर्मिनल को जाएगा। इस तरह से इसकी वायरिंग होगी। सिमिलरली अगर आप सोर्स इनपुट यूज़ कर रहे हो तो सोर्स में क्या होगा कि जो आपका कॉमन है वो क्या कनेक्ट होगा? आपका पॉजिटिव वोल्टेज यानी 24 वोल्ट से कनेक्ट होगा। और जो भी आपका इनपुट होगा उसके साथ वो क्या कनेक्ट होगा? माइनस वोल्ट कनेक्ट होगा। अभी जब ये पूरा होगा, लूप जब पूरा होगा तभी जाके क्या होगा? उसका
इनपुट ऑन होगा, बराबर ना। इसी हिसाब से सोर्स की भी वायरिंग होगी। सोर्स आउटपुट में भी क्या होगा कि अगर आप कॉमन यूज़ कर रहे हो तो कॉमन में आपका क्या कनेक्ट होगा, पॉजिटिव वोल्ट कनेक्ट होगा, और जो लोड है लोड को क्या कनेक्ट होगा, एक्सटर्नली माइनस कनेक्ट होगा। तो जब भी आपका आउटपुट जनरेट होगा वो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 24 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। तो वो आपको इस लोड को जाएगा 24 वोल्ट, और लोड को पहले से आपने माइनस देखे रखा है तो आपका लूप क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसका फ्लोइंग पाथ क्या है आपका, फ्रॉम, इसका क्या है, फ्रॉम इनपुट टू कॉमन। फॉर द सिंक के लिए क्या है, फ्रॉम इनपुट टू कॉमन, और सोर्स के लिए क्या है, फॉर कॉमन टू इनपुट, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है सप्लाई पार्ट। तो सिंक के लिए कहा जाएगा सपोर्ट अ पार्ट टू सप्लाई कॉमन, और सिंक के सोर्स के लिए क्या कहा जाएगा, सप्लाई सपोर्ट अ पार्ट टू सप्लाई सोर्स। क्लियर है। यह है सिंपल तरीके से सिंक एंड सोर्स, ये वायरिंग में यूज किया जाएगा। इसको आप एक बार अच्छे से देख लो, चाहे तो इसको आप लिख भी ले सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं पीएलसी में जो आप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करें। देखो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इन बिटवीन पीएलसी और पीसी के बीच में नहीं होता। कभी कभी आपको, अगर आप अनदर पीएलसी यूज़ कर रहे हो, मतलब एक से ज़्यादा पीएलसी यूज़ कर रहे हो, तभी भी आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करने पड़ता है। अगर आप कम्युनिकेशन टू एचएमआई यूज़ कर रहे हो तो भी आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फ्रॉम स्काडा टू पीएलसी कम्युनिकेशन कर रहे हो तभी आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि सिमिलर डिवाइसेस नहीं होते, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो सीमेंस का एचएमआई है और हनीवेल का पीएलसी है या फिर डीसीएस है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, ठीक है ना। अगर मेरा एलएम ब्रेडली का पीएलसी और सीमेंस का एचएमआई है या फिर सीमेंस का स्काडा है विनसीसी, तो उसको मैं कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकता हूँ। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एलएम ब्रेडली के लिए यहाँ पर समझ लेते हैं, एलएम ब्रेडली में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। RS-232 उसका रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और उसी के साथ आप RS-485 भी उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्लस उसके कंट्रोल नेट और डिवाइस नेट, ये भी एलएम ब्रेडली में ही यूज़ किए जाने वाले कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। अगर आप सीमेंस के सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो सीमेंस में आपका EMPI मतलब मल्टी पॉइंट इंटरफेस, ये सिमिलर है RS-485 की तरह, जो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये क्या करेगा, फॉर द ओनली सीमेंस के लिए सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन प्रोफिबस, ये भी सीमेंस सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन DH मतलब डाटा हाईवे, ये भी सीमेंस के लिए सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर यूनिवर्सल समझना है तो यूनिवर्सल में आप मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। और दूसरा है आपका इथरनेट, जो कि आपका IP बेस कम्युनिकेशन आ जाता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बहुत हद तक इंडस्ट्री में अभी इथरनेट ही कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है, बहुत हद तक। अगर कभी रिक्वायर्ड हो तो भी प्रोफिबस की यूज़ किया जाता है एज अ फील्ड कम्युनिकेशन के लिए, एज अ फील्ड कम्युनिकेशन के लिए उसको फील्ड बस भी कहा जाता है। प्रोफिबस में भी दो कैटेगरी आती हैं। प्रोफिबस में प्रोफिबस DP है, प्रोफिबस PA है। DP मीन्स डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल, और प्रोफिबस PA मीन्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। इसका पूरा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है उसके ऊपर आप चाहे मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपको इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के दूंगा। और जो बॉड रेट है, बॉड रेट मतलब क्या, कोई भी कम्युनिकेशन आप यूज़ कर रहे हो तो उसका डाटा ट्रांसमिशन रेट क्या है, उसको क्या कहा जाएगा, बॉड रेट कहा जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो यूज़ किए गए हैं इंडस्ट्री में, उसको आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। उसको आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, कैसे, एक US बेस्ड कम्युनिकेशंस और दूसरा आप रशियन बेस्ड कम्युनिकेशन। क्योंकि ये जो पहले से था, ये डिवीजन तो पहले से था, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग में भी दिखता है, ठीक है। US बेस्ड कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कि USA अमेरिका ने बनाए हुए कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, और रशियन बेस्ड कम्युनिकेशन मीन्स रशियन कंट्रीज में, रशियन नेशंस ने जो कम्युनिकेशन डिफाइन किए वो कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो अमेरिकन बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स अलग है और रशियन बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी अलग रहते हैं, ठीक है। अब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसका बॉड रेट क्या होगा, कोई भी आप यूज़ करो तो उसकी एक रेंज है
तो डिफ़ॉल्ट रेंज है सभी के लिए 120 बिट्स से लेके 100 मेगाबिट्स तक आप पर सेकंड आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो कोई भी कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब प्रोटोकॉल का कंपैरिजन है, तो ये कंपैरिजन आप एक बार देख लो बॉड रेट के हिसाब से, नंबर ऑफ नोड्स और लेंथ के हिसाब से। अब बॉड रेट तो आपको समझ में आया, लेकिन नंबर ऑफ नोड्स मतलब क्या कि आप कितने पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ पीसी, नंबर ऑफ HMI, नंबर ऑफ SCADA आप कितने कनेक्ट कर सकते हो, या फिर नंबर ऑफ डिवाइसेस मतलब PLCs आप कितने कनेक्ट कर सकते हो, या फिर रिमोट स्टेशंस आप कितने कनेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप RS-232 यूज़ करो तो वो सिंगल नोड कम्युनिकेशन है, ठीक है। कंट्रोल नेट के लिए 99 है, डिवाइस नेट के लिए 64 है, DH485 के लिए 32 है, मतलब DH485 इज नथिंग बट अ प्रोफिबस, तो दोनों के लिए भी सिमिलर ही है। DH+ के लिए क्या है आपका 64, ये आपको उसके नंबर ऑफ नोड्स कैपेसिटी है, और उसकी लेंथ है, मतलब उसकी वायर लेंथ कितनी हो सकती है। तो अगर आप RS-232 यूज़ कर रहे हो तो आप 15 मीटर तक यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल नेट 30 किलोमीटर तक, डिवाइस नेट आधा किलोमीटर तक, DH485 1.2 किलोमीटर तक, और DH+ आपका 3 किलोमीटर तक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये डिवीज़न है उसके डाटा बाउड रेट के हिसाब से और नेटवर्क लेंथ के हिसाब से और नंबर ऑफ नोड के हिसाब से। आप उसको देख लो, अच्छे से देख लो और इसको लिख लो, ठीक है। अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं LM Bradley PLC। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे LM Bradley PLC से, उसके नंबर ऑफ PLCs कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ उसमें उसकी रेंज क्या है, आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो होगा वो अगले लेक्चर में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है तो अभी मुझे बता दीजिए, अगर पिछले इस वीडियो में अगर किसी को डाउट है तो मुझे सजेस्ट कर दीजिए, वो पॉइंट आपका इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे फॉर द LM Bradley PLC, ठीक है। यहाँ पर रुकते हैं, थैंक यू।